आपको इस बात का कोई डर नहीं है कि चलिए आपने कहा हनुमान जी की गदा का प्रहार सहन करना पड़ेगा, लेकिन इस चोरी की वजह से बीजेपी को राजनीतिक गदा का प्रहार सहन करना पड़ेगा लोगों के गुस्से का, ये आपको डर नहीं लगता? आपको नहीं लगता? मुझे 0.1% भी डर नहीं, बिल्कुल नहीं लगता। मैं जानता हूं राम भक्त इस बात को जानता है, राष्ट्रभक्त इस बात को जानता है। अयोध्या में रामलला का मंदिर बनाने वाले कौन है और राम भक्तों पर गोली चलाने वाले कौन है? राम मंदिर निर्माण में बाधा डालने वाले कौन है और बाधा को हटाने वाले कौन है? ये चोरी एक घटना है जिसकी जांच हो रही, जो दोषी होंगे कार्रवाई होगी। इससे भारतीय जनता पार्टी की सेहत न खराब होने वाली है और न विरोधियों की सेहत अच्छी होने वाली है। आपकी सरकार होते हुए अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद आज ये धमकी दे रही है कि 9 अगस्त से हम कृष्ण जन्मभूमि के लिए कार सेवा शुरू करेंगे। आप सरकार के नाते उन्हें क्या कहना चाहेंगे? कार सेवा तब शुरू की जाती है। हम तो चाहते हैं कि काशी विश्वनाथ के मंदिर के स्थान पे जो ज्ञानव्यापी मस्जिद के नाम पे ढांचा खड़ा वो हट जाए। ठीक। जो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर ईदगाह बनी है वो हट जाए, वहां भगवान कान्हा का मंदिर बन जाए, यहाँ बाबा विश्वनाथ का मंदिर बन जाए। मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। हम लोग न्यायालय से जब न्याय आएगा तो चूंकि सच के पक्ष में हिंदू समाज खड़ा है, कृष्ण भक्त शिव भक्त खड़े हैं, इसलिए जीत हिंदुओं की होगी, शिव भक्तों की होगी, कृष्ण भक्तों की होगी, ये मेरा विश्वास है और हमें न्यायालय के निर्णय का इंतजार है। कार सेवा नहीं होनी चाहिए, कार सेवा वहां पर नहीं होनी चाहिए। हम इस पर कुछ बोलना इसलिए नहीं चाहते, पूज्य साधु संत हैं, उन्होंने क्या निर्णय किया है वो तो अखाड़ा परिषद से आप बात करिए, लेकिन हम ये जरूर चाहते हैं कि जो दोनों स्थान है, जैसे अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बन गया, वैसे काशी और मथुरा में भी भव्य मंदिर बनना चाहिए, लेकिन माननीय न्यायालय से जल्दी से जल्दी निर्णय आ जाए, ये हम लोगों को इंतजार है। मैंने इसलिए पूछा क्योंकि कार सेवा बनेगी तो लॉ एंड ऑर्डर का सवाल भी खड़ा होगा। एक सरकार के नाते आपको लॉ एंड ऑर्डर से भी निपटना होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या, क्योंकि आपको पता ये इतिहास पूरा 6 दिसंबर को क्या हुआ था, कार सेवा का ही परिणाम था कि बाबरी मस्जिद ढहा दी गई। आप पूरी तरह से निश्चिंत रहिए, जहां भाजपा होगी वहां लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहेगा। यहाँ भाजपा की सरकार है, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार है, कोई कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का काम नहीं करेगा। और 9 वर्षों की सरकार में आपने देखा है, एक भी दंगा नहीं हुआ, एक भी कर्फ्यू नहीं लगा और सुशासन की झलक पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। आपका रिपोर्ट कार्ड में देखने की कोशिश कर रहा था और उस पर कुछ मैंने चीजें देखी है, उसमें से 3 चीजें उभर कर मेरे सामने आई। सबसे पहले तो पीएम आवास योजना, जो खास करके प्रधानमंत्री भी कई रैलीज में कहते हैं, जो आंकड़े मेरे पास है उसके मुताबिक 55 लाख घर उत्तर प्रदेश के भीतर पीएम आवास के तहत बने और भारत में नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश राज्य है, बाकी राज्यों की तुलना करें तो बीजेपी के प्रशासित। जल जीवन मिशन में 1.8 करोड़ कनेक्शंस आपकी सरकार के समय पे हुए, वहां पर भी बाकी राज्यों के मुकाबले आप आगे नजर आते हैं। और आखिर में मनरेगा के, अब तो मनरेगा की स्कीम अलग नाम से चलेगी, भारत जी राम जी हो गया, 6 करोड़ आपने जॉब कार्ड्स उस पर बनाए हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य, लेकिन अभी भी जो प्राथमिक स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं या शिक्षा जैसी सुविधाएं, ड्रॉप आउट रेट है 9वीं और 10वीं कक्षा में अभी भी 15% से ऊपर है। ये चीजें आप, क्योंकि हाईवे तो बन रहे हैं, लेकिन हाईवे के नीचे या आसपास के गांवों में जो चीजें हो रही है उसको लेकर आप किस तरीके से टैकल करें? देखिए, हमारी सरकार सभी क्षेत्रों में बहुत सजग है और अधिकांश योजनाओं में जो भारत सरकार के द्वारा संचालित होती हैं उसमें हम नंबर 1 पर हैं। शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार, यह तीनों क्षेत्रों में हमारी सरकार ने बहुत बेहतरीन काम किया है। इसलिए मैं आपको ये भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जैसे पीएम आवास योजना में हम नंबर 1 में क्यों हैं, क्योंकि हमने ढंग से नंबर 1 में काम करके दिखाने का काम किया है। हम जो अब विकसित भारत जी राम जी के नाम से अब योजना चालू हो गई है 1 जुलाई से, उसमें भी सबसे अधिक संख्या में महिलाओं को भी रोजगार देने में हमने कामयाबी की है और श्रमिक भाइयों को भी काम देने में कामयाबी हासिल की है, उसमें भी हम देश में नंबर 1 पर हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं, 1 जनपद 1 मेडिकल कॉलेज देने वाला उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जिसने सबसे अधिक मेडिकल कॉलेज भी बना के दिया, सबसे अधिक पीएचसी और सीएचसी बनाने का काम भी किया। शिक्षा के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सुधार के बड़े बड़े कदम उठाए गए और उसके कारण से आज प्रदेश के अंदर विशेष तौर से जो हमारे प्राथमिक विद्यालय हैं, जूनियर हाई स्कूल हैं, वहां पहले ड्रॉप आउट बहुत बड़े पैमाने पर होता था, आज बहुत कम मात्रा में रह गया है, लेकिन इसको भी हम लोग सुधार करके
ये प्रयास कर रहे हैं कि कोई बच्चा अगर स्कूल जाता है तो वो अपनी कॉलेज तक की शिक्षा पूरी करके ही मतलब आगे की यात्रा करे, ये हम लोगों का प्रयास है। नहीं, लेकिन फिर भी शिक्षकों की कमी अभी भी है। डॉक्टर्स अगर हम देखें तो 1500 के पीछे एक डॉक्टर यहां पर नजर आता है, जो आमतौर पर मानक अलग है, हजार व्यक्तियों के पीछे एक डॉक्टर की जरूरत है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में आपको नहीं लगता कि जब आप अर्थव्यवस्था में अगर आगे बढ़ रहे हैं, आज योगी आदित्यनाथ दावा कर रहे थे कि हम नंबर 3 पर पहुंच गए, जो एक बीमारू राज्य था वहां से तो हम बाहर निकल कर आ गए। बिहार से स्थिति बेहतर है, लेकिन अभी भी गांव जाएंगे तो स्थिति। तो ये विकसित भारत 2047 20 वर्ष बाद बनेगा, विकसित उत्तर प्रदेश 20 वर्ष बाद बनेगा। विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश में कोई समस्या शेष न रह जाए, इसलिए 2047 तक देश और प्रदेश में, मैं कहता हूं, देश में कांग्रेस नहीं आने वाली है, प्रदेश में समाजवादी पार्टी नहीं आने वाली है। भाजपा वर्तमान में, भाजपा भविष्य में रहेगी। जनता का आशीर्वाद भाजपा के साथ है, इसलिए जो काम अभी बकाया है, इसीलिए हम कहा करते अभी तो झांकी है, पूरी पिक्चर बाकी है। तो 20 साल इंतजार करना होगा हमें पूरी नहीं, 20 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अगर हम 55 लाख से ज्यादा 60 लाख लगभग हम आवास बना चुके हैं, आपके पास आंकड़ा पुराना है, 60 लाख प्रधानमंत्री आवास गांव और शहर मिला के हम उत्तर प्रदेश में बना चुके हैं। तो ये 60 लाख आवास बनाने का मतलब है कि 60 लाख लोग तो जो झुग्गी झोपड़ी में रहते थे, कच्चे घर में रहते थे, उनको पक्का घर मिल गया ना। जिनके पास शौचालय नहीं थे उनको शौचालय मिल गया, जिनके पास गैस का कनेक्शन नहीं था कनेक्शन गैस का मिल गया, बिजली का कनेक्शन मिल गया, बीमार थे इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड मिल गया। बहुत बड़ी मात्रा में मुख्यमंत्री आरोग्य योजना में भी हम लोग बहुत लोगों को कवरेज दे रहे हैं, जो किसी में कवर नहीं होते उनको मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से भी इलाज के लिए पैसा देने का काम, अगर कोई रिकमेंडेशन आता है तो उनको पैसा दिया जाता है। लेकिन इसके बावजूद अभी भी पलायन के मामले में अगर हम देखें तो पूर्वांचल और बुंदेलखंड से पलायन अभी तक रोक नहीं पाए। अभी आप लेटेस्ट आंकड़ा जुटाइए, अलग हो गया। अब रोजगार खोजने के लिए देश भर से लोग पूर्वांचल में भी आते हैं, बुंदेलखंड में भी आते हैं, ऐसा तो नहीं लेकिन यहाँ से पलायन करने का काम अब रुक गया। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ नोएडा तक सीमित हो जाएंगे, जो रोजगार तलाशने में जो लोग आ रहे हैं वो नोएडा तक सीमित हो गए, ऐसा तो नहीं हो रहा है। आप जाइए ना बुंदेलखंड जाइए, जिसको सबसे पिछड़ा माना जाता था, जो प्यासा रहता था, आज बुंदेलखंड चमक गया है। बुंदेलखंड के लोगों की किस्मत चमक गई है और बुंदेलखंड में दुनिया आ रही है, मतलब देश नहीं आ रहा है, दुनिया के लोग आ रहे हैं। पूर्वांचल में भी यही स्थिति है। हम आने वाले समय में पूर्वांचल को भी पश्चिम उत्तर प्रदेश की तरह, बुंदेलखंड को भी पश्चिम उत्तर प्रदेश की तरह चमका देंगे, रोजगार के अवसर खड़े कर देंगे और किसी को पलायन के लिए मजबूर ना होना पड़े। जाने के लिए कोई और अच्छे काम के लिए देश में दुनिया में जा सकता है, लेकिन मजबूरी के कारण किसी को पूर्वांचल से पलायन करना पड़े या किसी को बुंदेलखंड से पलायन करना पड़े, अब यह स्थिति उत्तर प्रदेश में नहीं आने वाली है। देश में माननीय मोदी जी, उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में यह डबल इंजन की सरकार की यही उपलब्धि है, इस पर हमें गर्व है। एक और एक ट्रेंड पूरे देश में चल पड़ा है। अलग अलग राज्यों के विधानसभा के चुनाव हमने देखे कि चुनाव से पहले या 6 महीने पहले या 7 महीने पहले या 8 महीने पहले एक स्कीम की घोषणा की जाती है, जिसे महाराष्ट्र में लाड़की बहन कहा जाता है, मध्य प्रदेश में लाडली बहना कहा जाता है। तो क्या उत्तर प्रदेश के भीतर भी कोई ऐसी स्कीम की हम योजना पकड़कर चले कि इसके बारे में कुछ सोचा जा रहा है? देखिए, विपक्ष जब चुनाव में पराजय के द्वार पर खड़ा हो जाता है और घबराहट में इस प्रकार के आरोप लगाता है, अगर हमारी सरकार कोई भी योजना लेकर के आती है, अगर चुनाव आचार संहिता नहीं लागू है तो हमारी सरकार के द्वारा अगर महिला सशक्तिकरण की कोई योजना लाई जाती है, किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कोई योजना लाई जाती है, गांवों का सर्वांगीण विकास करने के लिए कोई योजना लाई जाती है, शहरों में भी जहां कुछ बकाया उसको पूरा करने की योजना लाई जाती है, रेल मार्ग, सड़क मार्ग, हवाई मार्ग, जल मार्ग बनाया जाता है, तो इससे विपक्ष के पेट में दर्द इसलिए होता है क्योंकि उनको ये मालूम है कि अब चुनाव के मैदान में वो पराजित होने वाले हैं, इसलिए चुनाव से पहले स्क्रिप्ट तैयार करते हैं। हम महिला सशक्तिकरण करेंगे, कर रहे हैं, इस पर हमें गर्व है। कोई योजना के कोई मन में है योजना? कई अनेक योजनाएं हैं और वो योजनाएं चल भी रही हैं, उनको और बल देने का काम हो रहा है, आगे भी उन योजनाओं को बढ़ाएंगे।